हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। हिस्ट्री ऑनर्स जिन स्टूडेंट का है जो पार्ट 3 के हैं, उनके लिए पेपर 6 का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन भी किया जाएगा, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए इसमें पूरे टोटल 15 क्वेश्चन किया गया है गेस। ये गेसिंग एक पैटर्न से किया गया है। जितने भी 20 साल के क्वेश्चन आए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चन को आपके सामने रखा गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। पहले आप एक चीज़ इसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन आंसर उसका एक ही होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इवेलुएट द कॉजेज फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों का मूल्यांकन करें। और डिस्कस द स्टेप लीडिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के पूर्व कदमों का विवेचना करें। यानी कि ये जो दोनों सवाल आपको अलग अलग दिख रहे हैं, वो अलग अलग सवाल नहीं है, ये दोनों एक ही सवाल हैं, अलग अलग तरीक़ों से पूछा गया है। इसीलिए जब भी आपको ये सवाल पूछा जाए या नेशनलिज्म इन इंडिया पे कोई भी सवाल पूछे, मतलब भारत में राष्ट्रवाद, तो आपको अपना जो आप आंसर रेडी करके रखे हैं 4-5 पेज का, वही लिखना है। प्रश्न से घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको प्रश्न एक ही पूछा जाता है बट उसको कई तरह से टर्न कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन में आप एक वर्ड पकड़ लीजिए, भारत में राष्ट्रवाद। अब ये क्वेश्चन में जहाँ भी आपको दिखे आपका एक ही आंसर होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड द ब्रिटिश एनेक्स बर्मा टू इंडिया, यानी कि ब्रिटिश शक्ति ने बर्मा को भारत में क्यों सम्मिलित किया। और राइट एन एसे ऑन एंग्लो बर्मा रिलेशन, एंग्लो बर्मा संबंध पर एक निबंध लिखें। यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में ये वर्ड पकड़िए, बर्मा, ब्रिटिश और बर्मा, यानी कि एंग्लो बर्मा या ब्रिटिश बर्मा, इस तरह से आपको जहाँ भी दिखे ये शब्द, जो भी आपका प्रश्न हो, आंसर एक ही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 3। Discuss the main feature of provincial autonomy as envisaged by the Government of India Act 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए ये सवाल 1935 का सवाल जो भी आए, उसमें जैसा भी सवाल दे, आपको याद रखना है। आप जो अपना 4 या 5 पेज का नोट्स बनाए हैं वही 1935 से जो भी सवाल आएगा उसका आंसर एक ही होगा। हो सकता है कि उस सवाल को घुमा के दिया गया हो, लेकिन अधिनियम 1935 एक ही है, उसी पे आपको सवाल आएगा। तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को देखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ मॉर्ली मिंटो एक्ट ऑफ 1909, यानी कि 1909 ईस्वी के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को बताएं। यानी कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, आपको यही सवाल देखना है। आपको सिर्फ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी आ गया तो उसका भी जवाब एक ही होगा। यानी कि आप बस इस वर्ड में पकड़ लीजिए 1909, यानी कि 1909 अधिनियम। इसको याद रखिए, इसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, या ऐसे भी इसको 1909 अधिनियम भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सवाल एक ही रहेगा लेकिन उसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा वर्ड पे। जितने इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उन सारे वर्ड के नीचे लाइन किया हुआ कि इस चीज़ को आप पकड़े रहिएगा, अपने आंसर में इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, चाहे सवाल किसी भी तरह से पूछा जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्रिप्स मिशन वाज ए पोस्ट डेटेड चेक, डू यू एग्री विद दिस एसेशन, यानी कि क्रिप्स मिशन एक पोस्ट डेट चेक था, क्या आप इससे सहमत हैं। और क्रिप्स मिशन डिस्कस मेरिट एंड डिमेरिट, यानी कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के गुण
और दोष का विवेचना करें। यानी कि आप देख रहे हैं मेन पॉइंट है यहाँ पे क्रिप्स मिशन। आपको बस यही याद रखना है, सवाल कोई भी आए क्रिप्स मिशन से आपका एक ही आंसर होना चाहिए। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रिव्यू द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण एवं प्रभाव की समीक्षा करें। यानी कि आपको इसमें पकड़ना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि अगर ये मूवमेंट दिया है, चाहे प्रश्न कुछ भी हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो आपका जवाब एक ही होगा। आई होप अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, 100% ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, या डिस्कस द रोल एंड अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट लीडर इन फ्रीडम मूवमेंट। स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादी नेताओं की भूमिका एवं उपलब्धियां, या डिस्कस द रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अतिवादियों की भूमिका का उल्लेख करें। तो देखिए ये 3 सवाल है, लेकिन मेन फोकस एक ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसी प्लेटफॉर्म पे आपको एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों तरह के नेता मिल जाएंगे, यानी कि लीडर मिल जाएंगे। तो यानी कि सवाल एक ही है, आपको अपने वे से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन के उद्देश्य। ये तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस लॉर्ड लिंटन इम्पेरियलिस्ट डिज़ाइन इन इंडिया, हाउ डिड दिस एग्जीक्यूट इट। भारत में लॉर्ड लिंटन की समाजवादी योजनाएं। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, लॉर्ड लिंटन एकदम इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। यानी कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन कीजिए। सिंपल, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, एकदम इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट एन एसे ऑन कैबिनेट मिशन प्रपोजल। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव पर एक निबंध लिखें। तो आपको पकड़ लेना है वर्ड कैबिनेट मिशन, यानी कि बिल्कुल कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड रिपन। यानी कि लॉर्ड रिपन के सुधारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13, थ्रो लाइट ऑन इंडिया रिलेशन विथ अफगानिस्तान। यानी कि भारत का अफगानिस्तान के साथ संबंधों पर प्रकाश डालें। यानी कि आप ध्यान रखिएगा इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन नेशनल मूवमेंट। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के देनों का उल्लेख करें। यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे महात्मा गांधी जी का योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 15 जो इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकली एग्जामिन लॉर्ड डलहौजी रिलेशन विथ इंडियन स्टेट। यानी कि भारतीय राज्यों के साथ लॉर्ड डलहौजी के संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। यानी कि इसमें आपको ध्यान देना है लॉर्ड डलहौजी। देखिए आप लोग के लिए पूरे 15 क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के सामने रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हमने ये बताया कि किस तरह से बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको आंसर एक ही लिखना है। एक ही सवाल को कई तरीके से अलग अलग पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज करें और उनके लगे कि ये नया क्वेश्चन है। बाकी नया क्वेश्चन नहीं रहता है। आपको जो जो कीवर्ड बोले हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। और पेपर 5 का भी आप लोग देखे होंगे कि जो गेस किया गया था टारगेट मिशन चैनल के द्वारा वो 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।